हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू PW ओनली IAS। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी मैपिंग सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम नॉर्दर्न इंडिया के माउंटेन्स की बात भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस को भी नोटिस करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर दैट इज इंडस रिवर, सिंधु रिवर जो है उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। राइट, क्योंकि इस रिवर नेटवर्क पे बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं, और ऐसे में हमारे पास में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसके कॉन्सेप्ट्स को हम समझे कि हाँ भाई, कहाँ पर कौन से रिवर ओरिजिन होती है, कहाँ पर आकर के मिलती है, कौन कौन से माउंटेन्स के बीच से फ्लो होती है, क्या उनका पैटर्न है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करनी है। अगर आए आपको आंसर तो दे देना इसका कमेंट में आंसर, ठीक है। और अगर नहीं हो तो लास्ट में जैसे ही आप इस सेशन को कंप्लीट करोगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लगेगा, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर। कौन सी इनमें से इंडस रिवर की सहायक नदी नहीं है? शोक, गिलगित, जास्कर, लूनी। चार ऑप्शंस हैं। आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, ठीक है, तो दे ही दो। अब इससे आगे हम पहुंचे। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी के आधार पर चल रहे हैं, मानो कि आपने अपनी तैयारी को केवल अपने खुद के दम पे करना है, या फिर आपने मान लो अटेम्प्ट्स दिए, आपको लगता है कि देखो सब्जेक्ट्स पे कमांड है बट मुझे अब सेल्फ स्टडी के बेसिस पे करना है, तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको अब इवेल्युएट करने की जरूरत पड़ती है ना। तो ऐसे में प्रीलिम्स के हिसाब से तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और मेंस के हिसाब से आपकी आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग प्रैक्टिस, इसको ध्यान रखते हुए आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 के लिए पीडब्ल्यू ओनली IAS की तरफ से तैयारी हो रखी है। इसमें क्या है, आपको 4500 से ज्यादा तो जो पेपर फर्स्ट होता है ना, जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में, उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे, और 700 से ज्यादा आपके सी सेट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब प्री एकदम क्लासी तैयारी। वहीं पर मेंस की बात करें तो 450 से ज्यादा आपकी मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस, और 30 से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपकी आंसर राइटिंग करवाई जाएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अच्छी अप्रोच आपकी डेवलप हो जाएगी जब तक आपकी एग्जाम आएगी। इसका फर्स्ट फेज ऑलरेडी चल रहा है, देखो, अगस्त से नवंबर के बीच। सेकंड फेज है वो आपका नवंबर से जनवरी के बीच चलेगा। उसके बाद थर्ड फेज फरवरी से मार्च, और फोर्थ फेज मार्च से मई के बीच में। और जैसे ही आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा ना, तो उसके बाद में आपकी मेंस के हिसाब से फिफ्थ फेज भी रन कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर जब तक आपका मेंस कंप्लीट नहीं होता, तब तक पूरी सहायता दी जाएगी आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के आधार पर, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया को अगर हम फिजियोग्राफिकली डिवाइड करें अलग अलग एरिया वाइज, तो कितने एरियाज में हम डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इसके बीच में देखो, हमें सबसे ऊपर ही ऊपर तो क्या दिखता है, तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, ये चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरी अगर बात करें तो आपके पास में माउंटेन रेंज आती है, हिमालय, हिमालयन माउंटेन रेंज है। ये तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं अगर देखें तो, नॉर्थ टू साउथ। एक तो आपका ग्रेटर हिमालय वाला रीजन है, एक आपका लेसर हिमालय वाला रीजन है, और एक आपका शिवालिक वाला रीजन है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हो, तब क्या होता है, ये तीनों की तीनों रेंजेस मोरलेस एक दूसरे में समा जाती हैं। इधर ईस्ट की तरफ आप जाओगे ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इधर इनके बीच में डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी ग्रेटर है, मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी है, कौन सी लेसर है, मतलब बीच की साइज की, और कौन सी सबसे छोटी है, मतलब शिवालिक या आउटर हिमालय जिनको बोलते हैं। और वैसे ही आप वेस्ट की तरफ आते हो, तब आपको थोड़ा सा इसका एकदम प्रोनाउंसिएशन होता दिखेगा कि हाँ जी, ये नॉर्थ में है, थोड़ी हाइट ज्यादा जा रही है, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, है ना, वृहद हिमालय। फिर लेसर हिमालय आपका हो जाएगा, जिनको मिडिल हिमालय भी बोल दिया जाता है, जिनके अलग अलग नेम्स हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो हम देखेंगे। और फिर आपका शिवालिक भी आ जाता है। तो इनको आप एकदम अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं वेस्टर्न रीजन में। इसका मतलब इस एरिया की अगर बात करें यहां पर, तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज यहां पर है। पर जैसे ही आप इस रीजन में आओगे, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ, वहां पर आपको हिमालयाज के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो तिब्बत, तिब्बत के बाद में हिमालय, हिमालय के बाद में आपके नॉर्थ इंडियन ग्रेट प्लेन्स आ जाते हैं, जो कि मेजरली तीन रिवर्स के बेसिन को मिलाकर के तैयार कर रखा है, या हमने कंबाइनली बोला है। एक तो है देखो आपका इंडस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे।
एक है आपका गंगा रिवर वाला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक है ब्रह्मपुत्रा, वो भी हमने नॉर्थ ईस्ट के मैप में अच्छे से कवर कर लिया। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ इंडियन ग्रेट प्लेन्स की अगर बात करें तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा को हम कवर कर चुके हैं, आज इंडस को भी कवर कर लेंगे। तो इस प्लेन में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लो होती है उनके बारे में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रिवर्स का जो प्लेन एरिया है उसको मिलाकर के बोल दिया जाता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। फिर उसके नीचे आप साउथ की तरफ आओगे तब आपको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर ये जो दिखेगी ये वाली, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर इंडिया। इसका मतलब प्रायद्वीपीय पठारी भाग, है ना। यहां पर आप देखते हो कि ये जो डेवलपमेंट है यहां का, ये एक समय पे ऐसा था कि जब ये जो इंडिया का लैंडमास है ना, ये वाला पोर्शन, ये जब साउथ पोल के पास में हुआ करता था कोई जमाने में, राइट। तो उस टाइम पर आप देखते हो कि ये जो साउथ वाले पोल से मतलब कंडीशन कुछ ऐसी थी, मानो आप कि इंडिया का पोर्शन यहां पे हुआ करता था, अब यहां से फ्लॉट करता करता ऊपर आया है, और आज की जो कंडीशन है इंडिया की वो यहां पर है, ये आपको पता है। बट पॉइंट क्या है कि जब यहां पर था तो उस टाइम से जब बीच में यूं फ्लॉट करता है तो यहां पर क्या है, रीयूनियन आइलैंड आपको ध्यान होगा अफ्रीका के पास में, जो कि आज फ्रांस की टेरिटरी है ना, फ्रांस की कॉलोनी है। तो इस रीयूनियन आइलैंड में क्या है, लगातार लावा है ना वो निकलता रहता है, हॉटस्पॉट है वो। अब उसके ऊपर से जैसे इंडियन लैंडमास निकला तो क्या हुआ जी, वो नीचे से निकला हुआ लावा जो है वो इस लैंडमास में बनी हुई दरारों से निकल करके और फैल गया, और फैल करके एक बहुत मोटी चादर बना दी, और उस चादर की वजह से ये प्लेट्यू स्ट्रक्चर बन गया, उठी हुई जमीन जो कि मोर और लेस फ्लैट है, जिसके किनारे बड़े शार्प है, एकदम खड़ी सी हुई ऊंची बिल्डिंग दिखे एक तरीके से, आप यूं मानो इस तरीके की स्ट्रक्चर यूं दिखे आप अगर इधर से देखो तो, समझ गए। तो ये प्लेट्यू टाइप स्ट्रक्चर इस वजह से बनी क्योंकि रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से हमारी जो इंडियन पेनिनसुला वाली या इंडिया वाली जो प्लेट है ये गुजरी, समझ गए। प्लेट्स की अगर बात करें तो इसको हमें थोड़ा सा यूं यहां से समझना पड़ेगा कि क्या मैकेनिज्म है। देखो, यूरेशियन प्लेट आपकी यहां पर, ठीक है, जिसको अंगारा लैंड भी बोला गया, इसको, और ये आपकी गोंडवाना लैंड थी साउथ की तरफ, और यहां पर था आपका टेथिस सी। अब ये जो गोंडवाना लैंड है उसका एक हिस्सा है वो है आपकी इंडियन प्लेट, और ये ऊपर वाली है उसका यूरेशियन प्लेट एक पार्ट है, और एक आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई। अगर मोटी मोटी बात करें तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिस पे नॉर्थ अमेरिका लोकेटेड है, यूरेशियन प्लेट जिस पे यूरोप और एशिया दोनों लोकेटेड है। अब क्या होता है कि टुकड़े हो गए, ठीक है, इधर गोंडवाना लैंड के, तो उसमें से एक टुकड़ा था इंडियन प्लेट, और ये इंडियन प्लेट किस तरफ मूव करने लग गई, इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब गई तो वहां पर क्या देखा कि जो यूरेशियन प्लेट है उसके पास में हल्का मटेरियल ज्यादा है, पर वो प्लेट है बड़ी हल्की है। हल्की क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्टिनेंट का पार्ट ज्यादा है, और कॉन्टिनेंट जिसके पास में ज्यादा होता है तो उसमें क्या है, सियाल का मटेरियल ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा है। वहीं पर ये जो इंडिया वाली प्लेट थी ना, जो गोंडवाना प्लेट की हिस्सा थी, वो जो फ्लॉट करके ऊपर गई, इसमें क्या है, जब ये यहां पर पहुंची तो यहां पर बीच में आ गया आपका रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, जो कि आज के समय में अगर लोकेशन बताऊं तो आप अफ्रीका का मैप देखोगे ना तो उसको कुछ इस तरीके से देखो, ये मेडागास्कर, और यहां पर आपको रीयूनियन आइलैंड दिखेगा। तो ये इंडियन प्लेट जो है वो इस तरीके से फ्लॉट करके गई थी, तो जब ये रीयूनियन आइलैंड के ऊपर आई ना तो उस टाइम पर दरारों में से निकल करके लावा और वो सेट हो गया और बन गया वहां पर प्लेट्यू, जिसको आज हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, राइट। तो ये छोटा सा हमें एक कॉन्सेप्ट समझना था, डेक्कन प्लेट्यू किस तरीके से डेवलप हुआ या फिर डेक्कन प्लेट्यू का कंडीशन है। इसके अलावा जब ये जो इंडियन प्लेट है यहां पर आकर के टकराई एकदम से, तो टकराई तो क्या हुआ, एक दरार और एक क्रैक क्रिएट हो गया, और वो क्रैक का परिणाम ये निकला कि एक हिस्सा डेक्कन प्लेट्यू का इधर रह गया, एक हिस्सा इधर रह गया। आप इस चीज को यहां से नोटिस कर पाओगे, देखो एक हिस्सा तो यहां पर आ गया नॉर्थ ईस्ट में, और एक हिस्सा इधर पूरे इंडिया के पेनिनसुलर रीजन को कवर करने वाला हो गया। अब आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट वाला जो है वहां पर हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से देखा, गारो, खासी, जैंतिया, है ना, इसके अलावा कार्बी एंग्लोंग, ये सारा का सारा प्लेट्यू वाला रीजन है ना, उसी का हिस्सा है। तो ये चीजें आपको क्या दिखाई पड़ती हैं कि कहीं ना कहीं ये इसका हिस्सा थी, और यहां पर एक जो क्रैक बन गया उसमें से ये ऊपर से आने वाली, हिमालय से आने वाली रिवर्स हैं वो पास होने लग गई, जो कि आज के समय में सुंदरबन डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहां पर बनता है, ठीक है। इसके अलावा प्लेन्स की हम बात करें तो आपको ईस्टर्न एरिया में भी प्लेन्स दिख जाएंगे,
जिनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलेंगे, और वेस्टर्न एरिया में भी आपको प्लेन वाले एरिया दिख जाएंगे जिसको हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोल देंगे। एक चीज, आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है, कमेंट्स आते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हो ना टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन करके रखो। वहां पर आपको जैसे ही वीडियो आएगा, या तो सेम डे या नेक्स्ट डे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है, प्रोबेबली सेम डे ही मिल जाती है आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर देखोगे, इस वेस्टर्न साइड में देखो तो यहां पर माउंटेन रेंज है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, और वहीं पर ईस्टर्न साइड में भी आपको एक माउंटेन रेंज मिलेगी जो कि ब्रेक्स में बनी हुई है, जिसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। और इन्हीं घाट्स के और किनारों के बीच का जो एरिया है वो है आपका कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न डायरेक्शन में तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न में है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इस तरीके से आपको नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी के बारे में आइडिया रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो, हम समझते हैं नॉर्थ इंडिया का हमारा कंटेक्स्ट है ना, उसको थोड़ा डिटेल में देखो। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें माउंटेन रेंजेस का पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊपर ही ऊपर जो माउंटेन रेंज है दैट इज काराकोरम, याद रख लोगे, काराकोरम, जिसमें K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी पीक है और इंडिया की ये सबसे ऊंची पीक है। ये पीक है कहां पे बेसिकली, अभी देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया ना, वहां पर ये लोकेटेड है, बट हमारे लिए तो टेक्निकली हमारी है, समझ गए। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहले। सबसे ऊपर ही ऊपर कौन सी है, काराकोरम। काराकोरम के नीचे आप आते हो तो फिर आपको मिल जाती है लद्दाख रेंज, ठीक है। लद्दाख रेंज में वेस्टर्न पार्ट पर एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जिसका नाम है राखापोशी, या एक पर्टिकुलर पीक है राखापोशी। ये एरिया जो है राखापोशी वाला, इसके लिए कहा जाता है कि ये दुनिया में उन गिने चुने पहाड़ों में से है जो एकदम खड़े पहाड़ दिखेंगे आपको, एकदम यूं यूं लगेगा कि जैसे एकदम सीधी कोई दीवार खड़ी कर रखी हो। बिल्कुल स्टीप स्लोप की आपको ये रेंज दिखाई देगी लद्दाख के वेस्टर्न रीजन में, लद्दाख रेंज के। लद्दाख से फिर नीचे की तरफ आपकी नेक्स्ट रेंज आ जाती है, ये जो ब्लू कलर में मैंने शेडो कर रखा है, दैट इज जास्कर रेंज, ठीक है। फिर जास्कर रेंज जो है उसकी अगर बात करें तो यहां पर अब हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। अभी तक जो मैंने बातें बताई आपको, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों के तीनों को बोला जाता है ट्रांस हिमालयन रेंज। अब ये ट्रांस हिमालयन रेंज क्या होती है वो हम समझते हैं। देखो, आपको ये तो पता ही है कि यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से जब इंडियन प्लेट टकराई, तो हमें पता है कि उस टाइम पर उसकी वजह से पहली टकराव के टाइम पे ग्रेटर हिमालय, जो वृहत हिमालय है, वो बने। फिर दूसरी टकराव के टाइम पे लेसर हिमालय, मध्यम हिमालय बने, और तीसरे टकराव के टाइम पे आपके शिवालिक बने। तो ये देखो तीनों रेंजेस है ना, ये तो आपकी हिमालयन रेंजेस है। बट वहीं पर हम जिन रेंजेस की अभी बात कर रहे हैं, जिनमें काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है, ये तीनों की तीनों को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ कि जी ये वो पहाड़ियां हैं या ये वो पर्वत हैं जो कि हिमालय के ओरिजिन से पहले ही ओरिजिनेट हो गई थी। वो कैसे, उसका भी एक सिंपल सा लॉजिक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इंडियन प्लेट जो है वो पहले सदर्न पोल के पास में थी, तो वो जब फ्लॉट करके ऊपर की तरफ आई, तो सीधी बात है यहां पर आपकी यूरेशियन प्लेट है, उस प्लेट के और इंडियन प्लेट के बीच में जो सी है बड़ा सा, जो सेपरेट कर रहा है इन दोनों प्लेट्स को, वो क्या था, टेथिस सी। तो यहां पर जब इंडियन प्लेट ने अपनी तरफ से पुश किया, तो ये बीच का मटेरियल है, ये भी तो दबाव लगाएगा ना। अब ये दबाव लगाएगा तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि हल्की वाली प्लेट जो है वो तो ऊपर रह जाती है, और हैवी वाली जो प्लेट होती है वो सबसाइड कर जाती है। तो सबसाइड करने की वजह से क्या होगा कि यहां का जो ये मटेरियल है, ये हैवी टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेल्ट। और इसके मेल्ट होने की वजह से ये मटेरियल प्ल्यूम्स के फॉर्म में यूं ऊपर उठेगा, ऊपर उठ करके यहां पर क्या बना देगा, माउंटेन्स। अब आप देखो कि आपकी इंडियन प्लेट अभी भी दूर है, इंडियन प्लेट हैवी है क्योंकि इसके मार्जिन्स हैं वो कैसे थे, ओशियनिक मार्जिन। और ओशियनिक मार्जिन या फिर हम कहें ओशियनिक क्रस्ट जो होता है, जैसे कि हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। तो क्रस्ट भी आपका दो तरीके से आप देखोगे, एक तो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है जो कि आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के एल्यूमिनियम से हैवी होता है,
वजन वाला होता है, डेंसिटी वाला ज्यादा होता है। तो जो चीज नीचे जाएगी वो पिघल करके ऊपर आएगी और वो दबाव लगाएगी तो यहां पर पहाड़ बनेंगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, इंडियन प्लेट जब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो उस टाइम पर यहां पर जो टेथिस सी वाला रीजन था जो कंप्रेस हो रहा था, जिसके बॉटम में क्या था, कौन सा क्रस्ट था, ओशनिक क्रस्ट, जो कि वजन वाला था, तो वो नीचे धस करके और पहाड़ों के रूप में ऊपर उठ गया। तो इसका मतलब अभी भी इंडियन प्लेट इस आपकी यूरेशियन प्लेट से दूर है, कंप्लीटली टकराई नहीं है, बस उसकी तरफ मूव कर रही है। तो उस टाइम पर जो माउंटेन्स आपके जनरेट हो गए या आप कह सकते हो डेवलप हो गए, उसको ट्रांस हिमालय हमने बोल दिया। और उन ट्रांस हिमालयाज की अगर बात करें तो उसमें मेजरली आपके ये माउंटेन रेंजेज आ जाती हैं, जिनमें एक है काराकोरम, एक आ जाती है लद्दाख और एक आपकी जास्कर। आई बात समझ में? इसलिए ये हिमालय का पार्ट ना होकर के हिमालय से पहले जो डेवलप हुई हुई माउंटेन रेंज है उसका हिस्सा है। आई बात समझ में? पर एक यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि देखो जास्कर रेंज है ना, ये और ये व्हाइट कलर की जो मैंने रेंज दिखाई है, ये व्हाइट वाली कौन सी रेंज है, ये ग्रेटर हिमालय। मैंने अभी बताया आपको कि किस तरीके से नॉर्दर्न रीजन में आपको ग्रेट हिमालयास दिखते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन है, उसकी बात मैं यहां पे कर रहा हूं। तो यहां पर आप क्या नोटिस करते हैं कि ये जो ग्रेटर हिमालय है ये जास्कर के साथ में कब मिल जाता है, इसको डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पहुंचे तो। आप यहां पर क्या नोटिस करते हैं फिर कि ये ग्रेटर हिमालय यहां तक ही रेंज कंसीडर कर ली जाती है, बट कई आप इमेजेस देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय को आगे तक भी इंसर्ट करके दिखाया हुआ रहता है कि जास्कर और ग्रेटर हिमालय मोर और लेस दोनों एकदम सट करके आगे बढ़ी हुई है वेस्ट की तरफ। और उसके बाद में एक और आपकी माउंटेन रेंज आती है नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। इसका मतलब क्या सीक्वेंस हो गया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जास्कर के अंदर ही आपकी मर्ज हो रखी है ग्रेटर हिमालय। तो इसको नॉर्मली आप देखोगे इमेजेस तो उनमें आपको दिखेगी नहीं कि ग्रेटर हिमालय अलग से दिखा रखा है, बट कोई रिसर्च वाली आप इमेज उठा करके देखोगे तब आपको वहां पर कनेक्टेड यहां पर ये पोजीशन दिखेगी ग्रेटर हिमालयाज की। इसके बाद में जास्कर के बाद में फिर नीचे की तरफ आ जाती है माउंटेन रेंज, दैट इज पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है ना वो लेसर हिमालय का पार्ट है। लेसर हिमालय का मतलब मैंने अभी बताया कि किस तरीके से सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद में लेसर हिमालय और फिर उसके बाद में शिवालिक। तो इस तरीके से लेसर हिमालय ना उसका ही हिस्सा है पीर पंजाल। या फिर ये कह दो कि जो लेसर हिमालय वाली रेंज है उसको अगर मैं यूं ड्रॉ करूं तो लेसर हिमालय को आप जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हो, पीर पंजाल रेंज के नाम से। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये अपने आप में सीक्वेंस हमें ध्यान रख लेनी है कि कैसे कैसे माउंटेन रेंजेस हैं वो सेटल हो रखी हैं। नंबर 1 काराकोरम नॉर्थ में, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी आपकी पीर पंजाल। अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ टू साउथ क्या सीक्वेंस है माउंटेन रेंजेस की, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें। अच्छा, ये जो आपका लेसर हिमालय जो बार बार मैं बोल रहा हूं उसकी अगर बात करो तो ये आपको मेजरली क्या इसके नाम दिखेंगे, तो इसको यहां पर आप समझ सकते हैं लेसर हिमालय के अलग अलग नेम्स। अगर इसको हम यूं ड्रॉ करें और इंडिया के मैप को आप इस तरीके से यूं थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि लेसर हिमालय को अलग अलग नामों से हमारे देश के अंदर या फिर कहें इंटरनेशनली जाना जाता है। अब इसमें देखो आप, यहां पर लेसर हिमालय को हमने क्या बोला, पीर पंजाल। क्या बोल दिया, पीर पंजाल। इसी लेसर हिमालय को थोड़ा सा और मैं इसको ब्रॉड बनाना चाहूंगा जिससे कि आप इजीली समझ पाए। ठीक है, इधर यस, ये लेसर हिमालय मानो इसको, ठीक है। और यहां पर आपकी आ जाती है धौलाधर रेंज जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में लेसर हिमालय को हिमाचल माउंटेन्स भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो हिमाचल माउंटेन्स का पार्टी हो गया आपका धौलाधर। फिर उसी का आगे आप पहुंचोगे तो जो मसूरी हिल्स है जहां पर आपका लबासना लोकेटेड है वो भी आ जाता है। फिर उसके आगे जाओगे तो वहां पर आपको नेपाल और उत्तराखंड बॉर्डर के ऊपर लेसर हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नाग टिब्बा। किस नाम से, नाग टिब्बा। और उसी नाग टिब्बा का और फर्दर ईस्टर्न वर्ड आप मूवमेंट करोगे तो वहां पर नेपाल में नाम पड़ जाता है महाभारत रेंज। क्या पड़ गया इसका नाम, महाभारत रेंज। तब आप देखो कि किस तरीके से लेसर हिमालय का नाम है वो दिया हुआ है वेस्ट टू ईस्टवर्ड। शुरुआत होती है पीर पंजाल, फिर आपके धौलाधर, फिर मसूरी, फिर नाग टिब्बा, फिर महाभारत। फिर आगे नेपाल से आगे आप जाओगे ना तो सिक्किम वाले एरिया में इधर तो देखो पता ही नहीं पड़ता कि कौन सा लेसर है कौन सा ग्रेटर है, क्योंकि वो मर्ज हो जाते हैं बहुत ज्यादा वहां जाकर के, है ना। ज्यादा अच्छे से समझ में आता है
वेस्टर्न रीजन में। वेस्टर्न का मतलब हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वहां पर हिमालयन इकोसिस्टम को आप अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ये सीक्वेंस क्लियर होनी चाहिए आपको। इसके अलावा इन माउंटेन रेंजेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा हमें चाइना वाला इशू भी समझ लेना चाहिए। जब हम इतना ही कुछ डिटेल में देख रहे हैं तो आपको पता ही है ना कि ये वाला जो रीजन है जिसको हम अक्साई चिन बोलते हैं, मैं जिसको शेडो कर रहा हूं अभी, इसको देखो चाइना ने 1962 वॉर में ऑक्यूपाई कर लिया था। तो वहां पर आप देखते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकेशन है। एक तो सोडा प्लेन्स, ठीक है, ये ऐसा रीजन है जो अक्साई चिन से कनेक्ट होता है और बहुत बड़ा हिस्सा चाइना क्लेम करके रखता है। तो यहां पर चाइना रोड भी कंस्ट्रक्ट कर चुका है और करने की कोशिश की थी। इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी आई कि इंडिया ने फिर आईबॉल टू आईबॉल अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर दी। और वैसे काराकोरम जो वो आपकी हाईवे है वो तो ऑलरेडी अक्साई चिन के थ्रू बनी हुई है। उससे थोड़ा सा आप इधर आओगे साउथ वेस्ट की तरफ, तब वहां पर सोडा प्लेन दिखेगा। सोडा प्लेन से साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तब दिप्सांग रीजन दिखेगा। और उससे थोड़ा सा साउथ में देखो तो कि गलवान आ जाएगा। गलवान कौन सा? वो ही जहां पर आमने सामने चाइना और इंडिया की आर्मी आमने सामने खड़ी थी। और ये आपको पता ही होगा कि ये जो रीजन है जिसको मैं अभी डॉटेड लाइन से हाईलाइट करूंगा, ये कहीं ना कहीं LAC है, या इससे भी बड़ा हिस्सा जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब आप क्या देखते हो कि यहां पर जो भी बाउंड्रीज डिसाइड कर रखी है, जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, वहां पर चाइना अपने डेवलपमेंट अगर करे, अपने डिप्लॉयमेंट करे, तो इंडिया ऑब्जेक्ट करेगा कि नहीं? पहली चीज तो ये कि भाई ये एक वर्चुअल ऐसी लाइन समझ रखी है कि हाँ ठीक है कि आप इससे आगे इधर नहीं आओगे चाइना वाले, इंडिया वाले उधर नहीं जाएंगे। तो ऐसे करार को अगर कोई तोड़ेगा तो फिर ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं? तो वो पॉइंट यहां से निकल के आता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर हमें देखना है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, जिसके बारे में हमने ग्लेशियर्स में भी पढ़ लिया, सियाचिन ग्लेशियर है, वो भी लोकेटेड है जो कि काराकोरम रेंज में ही है। इसके अलावा देखा जाए तो फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज के बारे में, या कुछ इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट के बारे में, या सेटलमेंट्स के बारे में जानने के लिए। तो उसके पीछे देखो एक सिंपल सा लॉजिक है जो मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। एक बार ये देखो आप कि अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तब आपको क्या मिलता है? सबसे नॉर्थ में ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय और फिर आपकी शिवालिक। इस तरीके सीक्वेंस दिखी, राइट? इसको हमने थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनली ले लिया। अब इसमें क्या देखते हो कि ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में जो भी इस तरीके की सेटलमेंट दिखेगी उनको तो बोल दिया जाता है वैलीज, जहां पर नॉर्मली पानी फ्लो होता है रिवर के थ्रू, स्ट्रीम्स के थ्रू, और प्लेन एरिया सेटल होने का इतना चांस नहीं होता, राइट? तो वैलीज कहां पर मिलेंगी आपको? घाटियां कहां मिलेंगी? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। और लेसर और शिवालिक के बीच में जो आपको सेटलमेंट दिखेगा, जहां पर रिवर थोड़ा सा प्लेन एरिया में उतर जाएगी और नई नई एंट्री होगी प्लेन एरिया में। देखो पहाड़ियों से निकल करके रिवर्स क्या करेंगी भाई? मैदानी एरिया में उतरेंगी, और उतरेंगी उसी एरिया को हमने क्या बोल दिया? दुआर्स या फिर दून्स बोल दिया जाता है उनको। तो आपने सुना होगा कि कश्मीर के लिए तो बोला जाता है कश्मीर घाटी, है ना? क्या बोलते हैं? कश्मीर वैली। और वहीं पर जम्मू के लिए बोला जाता है जम्मू दून। ध्यान से अगर याद हो तो, है ना? जम्मू के लिए बोलते हैं जम्मू दून और कश्मीर के लिए बोलते हैं कश्मीर घाटी। तब आप इसकी लोकेशन को देखो कि कश्मीर घाटी कहां पर आएगी? ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। तो इसको मैं अगर हाईलाइट करना चाहूं तब आप यहां पर देखो कि ये है आपकी कश्मीर घाटी, जो किसके बीच में लोकेटेड है? ये जो आपकी व्हाइट वाली रेंज है जिसको हमने क्या बोला? ग्रेटर हिमालय, जो कि जास्कर के साथ मिल जाती है, पता ही नहीं पड़ता कहां जास्कर के साथ मिलकर के कहां पर खत्म हो गई, कहां शुरू हो गई, है ना? तो यहां पर जास्कर और ग्रेटर हिमालय तो नॉर्थ में है, जो कि ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, और ये नीचे की तरफ है यहां पर आपकी पीर पंजाल। अब पीर पंजाल क्या है? लेसर हिमालय का हिस्सा। तो ऐसे में ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की पार्ट को हमने क्या बोला था जी? अभी वैली बोला था ना? तो कश्मीर वैली हो गई पीर पंजाल से नॉर्थ की तरफ, राइट? वहीं पर आप पीर पंजाल से नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको मिलेंगी शिवालिक हिल्स। तो यहां पर आपकी जो सेटलमेंट है उसको आपने बोल दिया जम्मू, जम्मू दून। समझ गए बात को? इस तरीके से दून का एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा आपको, देहरादून, है ना? जहां पर मसूरी हिल्स के नीचे आप उतरोगे तो शिवालिक, और इनके बीच में लोकेटेड है आपका देहरादून, राइट? इस तरीके से आप क्या देख पाते हो कि जैसे जैसे हम
नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो वहां पर हमें रिवर फ्लोइंग एरियाज को अलग अलग नेम से आइडेंटिफिकेशन हमने दे रखी है। ग्रेटर हिमालय लेसर हिमालय के बीच में हमने बोल दिया वैली, लेसर से शिवालिक के बीच बोल दिया द्वार या फिर दून। आई बात समझ में? इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहां पर आती है, एक रिवर फ्लो होती है जिसका नाम है झेलम। झेलम की अगर बात करें तो ये आपको यहां से ओरिजिनेट होती हुई दिखेगी मोटी मोटी। अगर मैं बात करूं ये जो आपकी पीर पंजाल है ना, इसमें मैं थोड़ा सा बोल्ड लाइन लूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको वो तो देनी है ही, क्या बोलते हैं पीडीएफ, तो कोई इशू आएगा नहीं इसमें। तो यहां से ओरिजिनेट होती है आपकी झेलम, ठीक है, और वो यूं ऊपर जाकर के फिर यू टर्न लेकर के इस तरीके से आती है वो रिवर। आई बात समझ में? तो यहां पर जो ओरिजिन हो रहा है और ये जो यू टर्न इस जगह पे लिया जा रहा है, इस जगह पे क्या है, आपकी वुलर लेक है। और वुलर लेक के लिए अगर बोले तो ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का मतलब सिंपल सा होता है कि जब कोई रिवर बहुत ही ज्यादा स्पाइरल बनाने लग जाए, इस तरीके से सर्पिलाकार रूप में मूव करने लग जाए, तो उन रिवर्स में क्या टेंडेंसी होती है, देखो इधर भी कटाव हो रहा है, ठीक है, इधर भी कटाव हो रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा ये करते करते एक दूसरे से इधर ही शॉर्टकट मार लेगा पानी। पानी का रास्ता क्या हो गया आपका, इधर से यूं करके और यूं, और धीरे धीरे करते करते ये कट ऑफ हो गया। कट ऑफ होकर के पता पड़ा कि आपको एक सेपरेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी ऑक्सबो की तरह, और उसी स्ट्रक्चर को आप बोल देते हो ऑक्सबो लेक, क्योंकि वहां पर पानी भी इकट्ठा है। तो मोटी अगर बात करें तो ये जो वुलर लेक डेवलप हुई है यहां पे, ये ऑक्सबो लेक ही है, जो कि झेलम रिवर से कट ऑफ होकर के तैयार हुई। या आपके बेसिक ज्योग्राफी के अंदर में आ जाता है। इसके अलावा देखो जब इस रीजन की बात होती है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उनको भी हमें टू द पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले काराकोरम पास, ये देखो चाइना इंडिया पाकिस्तान के बीच का एक ट्राई जंक्शन बोलो, ठीक है। यहां की बात करें तो ये रीजन यहां पर है, ठीक है, ये इस रीजन में आपको मिल जाएगा अक्साई चीन के आसपास में, समझ गए। तो यहां पर आपको तीनों कंट्री, अब तीनों क्यों, क्योंकि पाकिस्तान ने इलीगली गिलगिट बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई कर रखा है, अदरवाइज वैसे कनेक्ट नहीं है चाइना के साथ में। इसके अलावा खारदुंगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जो कि सियाचिन को ले हाईवे से, ले के साथ में हाईवे के थ्रू कनेक्शन देता है। फिर आ जाओ बुर्जिल्ला, ये जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से कनेक्ट करता है। एक है जोजिला जो कि ले, जो कि लद्दाख की कैपिटल है, उसको श्रीनगर से कनेक्ट करता है। एक है पीर पंजाल पास जिसके थ्रू आपकी अमरनाथ यात्रा होती है, और एक है बनियाल पास जिसमें आप देख सकते हो कि जम्मू और कश्मीर को लिंकिंग प्रोवाइड करता है। जम्मू और कश्मीर को लिंकिंग प्रोवाइड करने का मतलब वो पास कहां पर आएगा जी, भाई सीधी बात है पीर पंजाल में, यहां पर। आई बात समझ में? इसको मैं थोड़ा सा आप कह सकते हैं कलर चेंज करके हाईलाइट करना चाहूंगा, यस, ये यहां पे। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, जो कि जम्मू को कश्मीर से कनेक्ट करता है। अब हम इंडस रिवर की बात कर लेते हैं। देखो इंडस की बात करें तो ये एक ट्रांस बाउंड्री एंड ट्रांस हिमालयन रिवर है। कैसे? एक तो मल्टी कंट्री फ्लो करती है, तिब्बत जो कि चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा, वहां से ओरिजिनेट होती है, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, और इसके ड्रेनेज पैटर्न की बात करें तो इसके ट्रिब्यूटरीज अफगानिस्तान से भी ओरिजिनेट होकर के आती हैं। तो आप खुद देखो कि कितना बड़ा इसका रिवर नेटवर्क हो गया, जिसका एरिया अगर देखें बेसिन का तो वो कितना है, 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से लगभग 3,21,289, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 9.8% है। उतने में तो इंडस का ड्रेनेज पैटर्न आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें। इस रिवर की टोटल लेंथ की बात करें तो लगभग 2880 किलोमीटर है, ठीक है। शुरुआत होती है तिब्बत से, तिब्बत के बाद वो इंडिया, इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में फिर वो अल्टीमेटली अरेबियन सी में जाकर के अपना पानी उड़ेल देती है। तो इस 2880 किलोमीटर में से 1114 किलोमीटर की लेंथ तो ये इंडिया में कवर करती है। अब हम देख लेते हैं इस रिवर के बारे में कुछ बेसिक्स। देखो इस रिवर का ओरिजिन मानसरोवर लेक है तिब्बत में, है ना। ये लेक्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। मानसरोवर लेक की अगर बात करें तो उसमें ही थोड़ा सा वेस्टर्न रीजन की तरफ जाओगे मानसरोवर लेक्स कॉम्प्लेक्स में, तो वहां पर बोखारछू करके एक ग्लेशियर है, वहां से इस रिवर का ओरिजिन होता है। फिर ये रिवर जो है वो नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करती हुई इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इंडिया में जिस जगह पे एंट्री लेती है उसका नाम है देमचौक, याद रख लेना। कहां पर एंट्री होती है इंडिया में इसकी, देमचौक, मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी, बार बार नहीं लिखेंगे इस बात को। फिर उसके बाद में ये जैसे ही आगे बढ़ती है
तो इसकी बाकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इसको ज्वाइन करने लग जाती है। अब हमें जनरली जो ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई जाती हैं या जिन पे हमारा नजर जाती है तो वो कौन सी है? झेलम हो गई, चिनाब, राबी और ब्यास, सतलुज, ये मिलकर के फिर बाद में पंजनद बन जाती हैं। अल्टीमेटली कोट मिथुन या मिठान कोट के पास जाकर के पाकिस्तान में सिंधु नदी में या इंडस में मिल जाते हैं। बट यहां पर आपको माइन्यूट स्टडी करने का पूरा मौका मैं दे रहा हूं। ठीक है, कैसे? देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिन हो रही है, शोक रिवर। ठीक है, झेमू आपका जो है, कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, झेमू नहीं, एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, नाम भूल रहा हूं मैं उसका भी, है ना, वहां से इसका ओरिजिन होता है। फिर उसके बाद में इसके राइट बैंक पर आकर मिल रही है गलवान रिवर, जिसके आसपास में चाइना इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 में। अब तो चाइना ने विड्रॉ कर लिया वहां से अपनी आर्मी को। खैर, शोक की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी गलवान, और उसी शोक की राइट बैंक एक और ट्रिब्यूटरी है, दैट इज नुब्रा। जब ये दोनों रिवर्स मिल जाती है तो अल्टीमेटली शोक जो है वो मिल जाती है कहां पर? एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पर इंडस के अंदर। ठीक है, फिर जैसे ही इंडस आगे बढ़ती है तो उसके बाद में और उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक पे आके मिलती है, जिनमें एक है गिलगिट। गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया में मिलती है गिलगिट नाम की रिवर। फिर पाकिस्तान में एंटर हो जाती है, और पाकिस्तान में अटोक नाम से जो जगह है ना, वहां पर आप क्या देखते हो कि काबुल नाम की एक ट्रिब्यूटरी जो है वो राइट बैंक पे आके मिलती है, और उस काबुल की एक और ट्रिब्यूटरी है स्वॉट। आपने सुना होगा स्वॉट वैली, है ना, अफगानिस्तान वाले एरिया में लोकेटेड है, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है, जहां पर बुद्धिज्म से रिलेटेड कितनी साइट्स थी जिनको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वो स्वॉट जो है वो काबुल की ट्रिब्यूटरी है। काबुल अल्टीमेटली अटक के पास में इंडस में ज्वाइन कर लेती है। इसके अलावा खुर्रम, तोची और गुमाल, ये तीन रिवर्स हैं। ये तीनों, सॉरी गुमाल थोड़ी नीचे गई, इनकी देखो, खुर्रम और तोची, ये दोनों मिलकर के अल्टीमेटली, खुर्रम है वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। फिर गुमाल, ठीक है, खुदार और जोब, ये तीनों रिवर्स मिलकर के यहां पर आप देखते हो एक बार फिर से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। और लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रख लेना भाई, सारी कौन कौन सी होगी? एक तो शोक, शोक की भी फिर राइट बैंक में गलवान और नुब्रा हो गई। दूसरी आपकी गिलगिट हो गई। तीसरी आपकी काबुल हो गई। चौथी आपकी खुर्रम हो गई। पांचवी आपकी गुमाल हो गई। ये इंपॉर्टेंट 5 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इसके अंदर ज्वाइन करती हैं। और भी बहुत सारी हैं छोटी मोटी, पर ये 5 का तो अपने को ध्यान रखना है। और शोक की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गलवान और नुब्रा को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, राइट। इसके आगे फिर देखते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में। इसमें देखो, एक तो झेलम है जो कि इंडस की, आप देखोगे कि वेस्टर्न बैंक ट्रिब्यूटरी है, और आप कहोगे कि इंडस के बाद में नॉर्थ में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे नॉर्थ में भी झेलम ही है। फिर उसके बाद में आपकी चिनाब आ गई। झेलम है वो, यहां पर आप देख सकते हो ये बाउंड्री क्रिएट कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और हमारे जम्मू कश्मीर के बीच में। फिर उसके बाद में ये एंट्री हो जाती है यहां पर पाकिस्तान में। फिर चिनाब है, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया से, हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होकर के जम्मू से होते हुए, और फिर बाद में ये एंटर हो जाती है इधर आगे की तरफ। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में। इसी तरीके से रावी है, उसका भी हिमाचल से ओरिजिन है। ब्यास भी देखोगे तो हिमाचल से। सतलुज, ये देखो मानसरोवर लेक है ना, उसी के कॉम्प्लेक्स वाले रीजन से, राकसताल से सतलुज ओरिजिनेट होती है। फिर ये एंटर होती है, यहां पर एक पास है जिसका नाम है शिपकी ला। ला का मतलब पास, शिपकी ला, वहां से एंटर होती है। फिर अल्टीमेटली यहां पर ये पॉइंट है पंजाब में, जिसका नाम है हरीके। क्या नाम है? हरीके। हरीके में ब्यास के साथ में सतलुज मिल जाती है। फिर सतलुज आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने से, आगे बढ़ के पाकिस्तान में एंट्री। अब पाकिस्तान में एंटर होने से पहले एक और 2-3 डेवलपमेंट और होते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं झेलम। झेलम जो है वो यहां पर आकर के मिल रही है किसमें? चिनाब में। और इधर से रावी है, वो भी पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। और अल्टीमेटली चिनाब जो है वो पानी ले जाकर के डाल रही है किसमें? सतलुज में। और सतलुज जो है वो फिर बाद में पंजनद के नाम से आगे मूव ऑन करती है, और कोट मिथुन या मिथान कोट में जाकर के और इंडस में मर्ज हो जाती है। तो ये इसकी वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी इंडस की। इसमें एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें इंडस की, तो वो है सोहान। ये थोड़ा सा नाम याद रख लेना, जो पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा झेलम की भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम आता रहता है, जिसको हम किशन गंगा बोलते हैं, और नीलम नाम से भी वो फेमस है, जिसपे आपको पता है हाइडल प्रोजेक्ट बना था तो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स आए थे। पर वो बात अलग है कि इंटरनेट, आपका जो
परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उसने सेटलमेंट दे दिया था, तो उस प्रॉब्लम को तो बहुत हद तक सॉल्व किया जा चुका है। बट वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है जो आपको याद होना ही चाहिए। वैसे देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, एक तरफ जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तरफ से और एक तरफ हमारी तरफ से पंडित जी नेहरू जी, ठीक है। तो इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई और मीडिएशन किया था वर्ल्ड बैंक ने, जिसमें ये कहा गया कि देखो जी मेजर जो है ये इंडस वैली नेटवर्क की तो 6 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, जिसमें 3 ईस्टर्न फ्लोइंग है और 3 ही वेस्टर्न फ्लोइंग, इस तरीके से डिवाइड कर दी। ईस्टर्न फ्लोइंग में 3 कौन सी है? एक सतलुज, दूसरी ब्यास और तीसरी रावी। वहीं पर वेस्टर्न फ्लोइंग की 3 कौन कौन सी आ गई? एक तो आ गई चिनाब, दूसरी झेलम और तीसरी इंडस खुद। तो ऐसे में ये डिसाइड हुआ कि देखो इन दोनों 3-3 का डिवाइड कर दिया, तो वेस्टर्न वाली तो बोलो पाकिस्तान यूज कर लेगा, ईस्टर्न वाली इंडिया यूज कर लेगा। बट इसमें यह भी बोल दिया कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आई हुई 3 नदियां, पर्टिकुलरली इंडस, झेलम एंड चिनाब, इनका 20% तक पानी यूज भी कर सकता है, पर पानी को रोकेगा नहीं। यूज किया छोड़ दिया, जिससे कि आगे पाकिस्तान में पानी की कमी नहीं आए। इस तरीके की ये ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और अभी रिसेंट टाइम में ये न्यूज में भी रही थी। कारण क्या है न्यूज में रहने का? इंडिया ने इसको रिन्यू करने के लिए कहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इन रिवर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में, है ना। तो देखो ये जो आपकी इंडस रिवर है इसको सेंगीछू रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब लायन रिवर, मतलब बहुत ही ज्यादा साउंड क्रिएट करती है जब ये रिवर फ्लो होती है। और इसकी वजह इसके एक और नाम और दे रखा है, दैट इज सिंगी खंबी, सिंगी खंबाई, दैट मीन्स लायंस माउथ, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम है। तिब्बत में ये लगभग 350 किलोमीटर की ट्रेवल करके और फिर इंडिया में एंटर हो जाती है। कहां पर? देमचौक में। कहां पर होती है भाई? देमचौक वाले रीजन में। फिर ये एंटर होने के बाद में लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच से फ्लो होती हुई और फिर काराकोरम के पैरेलल आगे जाकर के और फिर यू टर्न ले लेती है, राइट। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में हम सबसे पहले देखते हैं झेलम। झेलम की बात करें तो ये, वैसे हमें पता है कि पंजाब जो है ये 2 देशों में बटा हुआ है। डिवीजन से पहले तो पंजाब बहुत बड़ी एक तरीके से प्रोविंस हुआ करती थी, बट अभी क्या है कि एक हिस्सा तो पंजाब का पाकिस्तान के पास गया, दूसरा इंडिया के पास है, राइट। तो ये जो टोटल एरिया पंजाब था ना, ये नाम क्यों पड़ा पंजाब? मतलब 5 नदियां, या फिर ये कहो पंज दोआब, 5 दोआब। दोआब का मतलब क्या हो गया? 2 रिवर्स आकर के जहां मिलती है तो उनके बीच का जो एरिया होता है उसको दो आब बोलते हैं। आब का मतलब पानी, पानी का पर्यायवाची सिनोनिम होता है हिंदी में आब, ठीक है। तो ये दोआब जो है वो 5 हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया को पंजाब बोल दिया। 5 कैसे हुए? काउंट कर लो भाई, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इन दोनों के बीच का एक, इन दोनों के बीच का एक, इनका बीच का एक, इनके बीच का एक, इनके बीच का एक। कितने हो गए भाई? दो। आप दो रिवर्स के बीच का एरिया 5 हो गए ना, इसलिए पंजाब नाम पड़ गया, ठीक है। तो ऐसे में पंजाब में फ्लो होने वाली जो रिवर्स हैं उनमें ये वेस्टर्न मोस्ट है, जैसे कि हमने मैप में ऑलरेडी देख लिया, यहां पर आप वापस से देख सकते हैं ये वेस्टर्न मोस्ट रीजन में फ्लो हो रही है। इसके अलावा इसका नाम जो झेलम का है वो विस्तुता नाम से भी आपको मेंशन मिल जाएगा ऋग्वेद में, और ग्रीक लिटरेचर में इसको हाइडिस्पस बोला गया। ये वही रिवर है जहां पर लड़ाई हुई थी, किसकी? पोरस और अलेक्जेंडर दोनों की, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में इसको वेथ नाम से भी जाना जाता है, इसके मल्टीपल नेम्स हैं। ओरिजिन की बात करें तो ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज है ना, उसके फुट हिल्स वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है और उस जगह का नाम है वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। आप यहां पर देखो ये ऊपर ये जास्कर वाला रेंज आ गया, इधर की तरफ ये पीर पंजाल आप दिखा सकते हैं यूं, उसके फुट हिल्स वाले रीजन से ओरिजिनेट होती है। फिर यहां पर आपको पता है यू टर्न के टाइम पे वुलर लेक बनाती ही है, और इसकी एक और इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी की बात हमने कर ही ली, किशन गंगा, जिसको नीलम बोलते हैं, उसके पानी को लेकर के डिस्प्यूट भी हुआ था, वो हमने बात कर ही ली। फिर आती है आपकी नेक्स्ट रिवर, दैट इज चिनाब। चिनाब की अगर बात करें तो इसका ओरिजिन कहां पर है? देखो इसका ओरिजिन है बारालच्छाला नाम से है, जास्कर रेंज में, ठीक है। इसका ओरिजिन जो होता है वो 2 स्ट्रीम्स के नाम पर होता है। ये देखो बारालच्छाला है, इसके नॉर्थ की तरफ तो है आपकी भागा और साउथ की तरफ आपको दिखेगा चंद्रा। चंद्रा और भागा जब दोनों मर्ज हो जाती है तो ये रिवर बन जाती है चिनाब। चंद्रा भागा या चिनाब, कोई इशू नहीं है, दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। फिर ये
जम्मू वाले रीजन में, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में किश्तवाड़ के पास जाकर के यू टर्न लेती है और फिर बाद में पाकिस्तान में इसकी एंट्री हो जाती है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट वैली लोकेटेड है जिसका नाम है पंजी वैली। ठीक है, तो ये चिनाब हो गई। फिर आ जाती है आपकी रावी। रावी की अगर बात करो तो जो लेसर हिमालयाज की हमने बात की, जिनके डिफरेंट नेम्स हैं, जिनका जम्मू कश्मीर में नाम पीर पंजाल है और वही नाम आगे बदल करके धौलाधर हो जाता है हिमाचल में। तो हिमाचल में आप आगे बढ़ोगे तो धौलाधर रेंज में ही कुल्लू हिल्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है रावी रिवर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लें। फिर आती है आपकी ब्यास रिवर। इसकी लेंथ लगभग 460 किलोमीटर है और ये इकलौती ऐसी रिवर है इस पूरे नेटवर्क में जो सिर्फ इंडिया में ही फ्लो करती है। क्यों जी? ये हमने ऑलरेडी नेटवर्क में देख लिया कि ये रिवर है ना, ये ओरिजिनेट होकर के यहां से आप देखिए कि अल्टीमेटली हरीके बैराज में सतलुज में जाके मिल जाती है। उसके बाद में ब्यास का नाम नहीं चलता, उसके बाद में सतलुज ही चलती है। तो इस तरीके से ब्यास इन सारी रिवर्स में से इकलौती ऐसी रिवर है जो केवल इंडिया में फ्लो करती है। ओरिजिन कहां से हो रहा है? देखो, जो रोहतांग पास है ना, रोहतांग दर्रा, वहां पर से ओरिजिनेट होती है, धौलाधर रेंज में रोहतांग पास वहां से, और फिर उसके बाद में हरीके के पास आकर के ये सतलुज से मिल ही जाती है। सतलुज की अगर बात करें तो सतलुज का एंशिएंट नाम है शतुद्री। शतुद्री के नाम से इसका आपको संस्कृत में इनमें मेंशन मिल जाएगा। और ग्रीक जो नेम है इसका, दैट इज जाराड्रॉस। जाराड्रॉस के नाम से इसको जाना हुआ है। ओरिजिन इसका मानसरोवर लेक, मैंने बताया राकसताल नाम से लेक वहां से होता है। फिर ये इंडिया में एंटर होती है कहां से? शिप्कीला नाम से, राइट। ये एक एंटीसेडेंट रिवर है। इसका मतलब ये कि हिमालय से पहले भी ये रिवर इसी कोर्स पे फ्लो होती थी और जैसे जैसे हिमालयाज ऊपर उठते गए तो हिमालयाज को काटते हुए अपना रास्ता इन्होंने बदला। इस नदी ने बदला नहीं, वैसे ही वैसे मेंटेन्ड है। आप देखते हो कि हिमाचल पंजाब बॉर्डर के ऊपर भाखड़ा डैम भी बना हुआ है इस पे बहुत बड़ा। ठीक है, और भाखड़ा के आगे फिर नांगल डैम भी है, तो भाखड़ा नांगल कंबाइन हो गए। वैसे ये दोनों सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं और वैसे देखा जाए ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों को इंटीग्रेट भी किया हुआ है। फिर ये बाद में पंजाब में रोपड़ के पास में प्लेन्स में उतर जाती है। फिर अल्टीमेटली आपको पता है हरीके तक जब ये पहुंच जाती है तो वहां पर फिर इसमें ब्यास रिवर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। और आप देखते हो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लंबी बॉर्डर भी क्रिएट करती है ये पर्टिकुलर रिवर, फिरोजपुर से लेकर के फजीलका तक। और फिर उसके बाद में ये एंटर हो जाती है कहां पे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में फिर आपको पता है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन बन रही है? चिनाब। और ये फिर बन जाती है पंजनद। पंजनद फिर बाद में अल्टीमेटली सिंधु में जाके मिल जाती है। तो इस तरीके का पूरा नेटवर्क आप समझ सकते हैं। टोटल लेंथ जो है सतलुज की वो 1450 किलोमीटर है, जिनमें से 1050 किलोमीटर तो केवल इंडिया में है। तो पाकिस्तान में कितनी रही? सिर्फ 400 किलोमीटर। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पासेस की बात हम कर ही रहे थे, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले एरिया में जो थे दो चार वो तो हमने देख लिए, और भी बहुत लंबी लिस्ट है बट हमें उन पर ध्यान देना है जो कहीं ना कहीं हाईलाइटेड रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पासेस इन हिमाचल प्रदेश, तो बारालच्छा मैंने बताया चिनाब का ओरिजिन, शिपकिला जहां से आपकी सतलुज रिवर की एंट्री होती है इंडिया में, और रोहतांग पास जिसके पास से रावी नदी का आपका ओरिजिन है। यहां पर ब्यास नदी का आपका ओरिजिन है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाता है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मनाला, नीति पास और लिपुलेख, ये तीन इंपॉर्टेंट पासेस हैं। और ये लिपुलेख वाला तो देखो डिस्प्यूट में भी रहता है। आपको पता है नेपाल ने रिसेंटली अपना मैप बदला था, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं अपना हिस्सा बताया था। लिपुलेख, लिम्पियादुरा, ये काला पानी, ये ट्राई जंक्शन बनता है। ठीक है, इस तरीके से तो नेपाल ने बोला ये हमारा है। वैसे देखा जाए तो लिपुलेख वाले एरिया में इंडिया और चाइना, चाइना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इस वजह से ट्राई जंक्शन भी कंसिडर होता है। अब आप बताओ कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपने निकाल लिया क्या? क्या आपने आंसर निकाला कि नहीं? भाई कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है इंडस की? शोक है, पढ़ा हमने, गिलगित भी है, जास्कर भी है। क्या लूणी? नहीं, लूणी नहीं है। अच्छा, जास्कर के बारे में शायद मैं बताना भूल गया, एक बार वापस मैं एक बार उसमें हाईलाइट करना चाहूंगा जास्कर का, कि जास्कर रेंज से ओरिजिनेट होकर के फिर ये इसके अंदर एंट्री लेती है। 1 सेकंड, यस ये रही, ये वाला मैप मैंने आपको समझाया नहीं। ये देखो, ये जास्कर रेंज है, ब्लू से मैंने शो किया है। इसमें से ये येलो कलर से जास्कर रेंज रिवर है जो कि अल्टीमेटली लेफ्ट बैंक पे जाकर के मिल रही है इंडस में, राइट। तो इस तरीके से जास्कर भी इसकी ट्रिब्यूटरी, लूणी है वो राजस्थान की रिवर है भाई। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में जो भी कंटेंट था वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, एक और टॉपिक के साथ में। ऐसे ही करते करते मैपिंग आप ही एकदम सॉलिड करवा दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।